नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम मौजूद हैं बेंगलुरु में और हम तालाब पर बात करना चाहते हैं। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, इस शहर की एक बड़ी झील है, इसे लेक कहते हैं। और इसके बहाने हम बेंगलुरु और देश के तालाबों के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है कि देश के हर ज़िले में 15 अगस्त 2023 तक, यानी कुछ महीने अब रह गए हैं 15 अगस्त 2023 में, हर ज़िले में 75 तालाब बनाने हैं। जो पुराने हैं उन्हें फिर से ज़िंदा करना है, जिन पर अतिक्रमण हो चुका है उनके अतिक्रमण को हटाना है। और इस योजना को नाम दिया गया है अमृत सरोवर योजना। नाम तो दिया गया अमृत सरोवर, आप कहेंगे बहुत सुंदर है, लेकिन जिस तरह से हमने तालाबों को नष्ट किया है और अभी भी तालाब को हम बचाने का काम कर रहे हैं, क्या हम ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या इस योजना के तहत बनने वाले तालाब सिर्फ नाम के लिए अमृत सरोवर हैं? हम बेंगलुरु इसलिए आए हैं ताकि आपको बताएं कि सिर्फ तालाब अपने आप में एक एंटिटी या एक चीज़ नहीं होती है। ये एक तालाब इस शहर में दूसरे तालाब से जुड़ा हुआ है। उसके लिए वाटर चैनल, नाले या फिर और आप सोते कह सकते हैं, उनके ज़रिए एक तालाब से कई तालाब जुड़े होते हैं। इस तरह के वाटर चैनल को आप ध्वस्त कर देते हैं और फिर एक तालाब को बचाकर कहते हैं कि हमने तालाब बचा लिया है। पर हम जहां आए हैं ये सारक्की लेक है और इस तालाब के बहाने हम शहरों में जो तालाबों को गायब करने की राजनीति रही है, जो उदासीनता रही है नागरिकों के बीच, और फिर से नागरिकों में तालाबों को लेकर सक्रियता आती है, उस प्रक्रिया पर हम संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहते हैं। हमारा कैमरा मिलिंद के ज़रिए इन तालाबों को आपको दिखाता रहेगा और हम अपनी बात कहते रहेंगे। तो ये सारक्की लेक है, जिसे मरा हुआ तालाब कहते थे, मरी हुई झील की उपाधि मिल गई थी। और इसे बचाने के लिए बेंगलुरु शहर के नागरिकों ने अभियान शुरू किया। ये बहुत गज़ब की बात है कि इस शहर में नागरिक जो हैं वो अपने तरह से अभियान शुरू करते हैं तालाब को बचाने का। मगर क्या उनका अभियान पूरा है? हम इसी पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए। यही है वो पुत्तनहल्ली झील जिसके बारे में मैं आपसे बातें कर रहा था। और लेकिन इस वक्त जब मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, सुबह का वक्त है, इसलिए कैमरे की रोशनी में, लाइट में आपको थोड़ा अंतर दिखेगा। मगर इस झील की कहानी है कि आसपास की जो कॉलोनियों के जो गंदे पानी थे वो इस झील में आने लगा। इसी तरह से कई झील में सीवेज ट्रीटमेंट का पानी गिरने लगा, जिसके कारण इन तालाबों को, जिसे झील भी कहते हैं, वो मृतप्राय घोषित कर दिया गया, क्योंकि मछलियां मरने लगी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं मछलियों के मरने की। और आप बेंगलुरु के अखबारों को तालाब की खबरों के हिसाब से, लेक की खबरों के हिसाब से सर्च करेंगे तो ऐसी बहुत सारी खबरें आपको मिलेंगी। एक कोथानूर झील में भी सीवेज का पानी आ गया था और हजारों मछलियां मर गई थी। जानकार कहते हैं कि हर मानसून में यही कहानी है कि मछलियां मरती हैं, और जब सीवेज का पानी शहर का उसमें भरता है और तालाब का पानी शहर में भरता है, एक भी ऐसा तालाब नहीं है जिसका पानी जो है वो पीने के लायक है। मगर इस पुत्तनहल्ली झील के बारे में मैं सारक्की झील के पास बात कर रहा था। 2010 में इसे मृत प्राय घोषित कर दिया गया था, लेकिन नागरिक संगठन आगे आते हैं और इस झील को बचाने के लिए जुट जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लोगों ने मिलकर इस झीलों को, तालाबों को यहाँ बचाया है। मगर इनके रख रखाव की जो समस्या है वो बड़ी है कि बचा लेने के बाद उसे फिर वापस उसी स्वरूप में कैसे बरकरार रखा जाए, ये एक चुनौती भी है। मगर बहुत से लोग इस झील के किनारे जो पेड़ आप देख रहे हैं, इन पेड़ों को यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों ने गोद लिया है। कुछ पेड़ों पर उनके नाम लिखे हैं, कुछ पेड़ों पर उनके नाम नहीं लिखे हैं। उन्होंने एक दक्षिण बेंगलुरु का चिंतित नागरिक, इस तरह की भी पहचान के साथ इसे गोद लिया गया है। पर आप देखिए कि सुबह के वक्त लाइट में थोड़ा सा अंतर हो गया। सुबह के वक्त मैं इसे शूट कर रहा हूँ यहाँ पर, और कितना फ़र्क आपको दिख रहा है कि इस शहर के बीच
हालांकि बचा तो लिया गया है, मगर साफ पता चलता है कि ये काफ़ी बड़ी झील रही होगी, बड़ा तालाब रहा होगा और इसके बड़े हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है। बेंगलुरु में जो तालाबों का निर्माण हुआ है सदियों से और उसे जो बचा कर रखा गया है, उसमें मंदिरों की बहुत भूमिका है। मंदिरों के कारण इन तालाबों का संरक्षण किया गया। लेकिन विडंबना देखिए कि जब अतिक्रमण हुआ तो उस जगह पर अपना दावा करने के लिए या ये बात छिपाने के लिए कि यहाँ कभी तालाब था, लोगों ने मंदिर ही बना दिए और अन्य धार्मिक स्थल भी बनाए ताकि किसी को पता न चले और कोई अतिक्रमण ना हटाए। तो जिन मंदिरों के कारण ये तालाब बने और सदियों तक बचे रहे, उन मंदिरों के कारण इनका अतिक्रमण भी हुआ और इस बात को लेकर किसी की धार्मिक आस्था आहत नहीं होती है कि हमारे मंदिरों के साथ इन तालाबों का जुड़ाव रहा है। तो इन तालाबों के बगैर आप उन मंदिरों की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो उन मंदिरों को अगर बचाना है तो आप तालाब बचा लीजिए, मगर तालाब बचाने की राजनीति आपको कभी भी भावुक नहीं करेगी, क्योंकि जब इसे बचाने निकलेंगे तो अपने ही उन नेताओं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे जो आपके लिए आजकल धर्म के रक्षक बने हुए हैं। तो इसलिए तालाबों को जब आप बचाने के लिए निकलेंगे तो बहुत से अपने लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को, अपनी पसंद के राजनेताओं के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा। तो क्या पानी को लेकर आप इतने ईमानदार हैं, इस हद तक जा सकते हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिएगा। तो बेंगलुरु में अनगिनत तालाब थे और आज उन तालाबों को लेकर अध्ययन भी हो रहा है, अखबारों में खबरें भी छपती हैं। बहुत सारे तालाब तो इस धरती को त्याग भी चुके हैं, उन्हें अब कभी वापस हासिल नहीं किया जा सकता है। एक अध्ययन है, अखबारों की रिपोर्ट से ही हमने देखा कि 35% तालाबों का पानी प्रदूषित हो चुका है, उनमें मछलियां नहीं रह सकती हैं। कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि ऐसे 36 तालाब हैं। KSPCB बेंगलुरु में 100 से अधिक तालाबों की निगरानी करता है और एक रिपोर्ट मीडिया में यह भी मिलती है कि बेंगलुरु के विस्तार के लिए 100 से अधिक गाँवों का अधिग्रहण किया गया और उन जगहों पर महंगे इलाके बनाए गए, अपार्टमेंट बनाया गया और आज तक उन गांवों का पानी जो है साफ़ नहीं होता है और इन तालाबों में छोड़ दिया जाता है। महादेवपुरा, व्हाइटफील्ड, शारजापुर, वर्थुर, बेलंदूर और कुड्डू जैसे इलाके में। तो वाटर सप्लाई और सीवेज डिपार्टमेंट ने कहा है कि 2025 तक आते आते हम केवल ट्रीट किया हुआ यानी संशोधित पानी ही हम तालाब में डाल पाएंगे, यानी अभी भी 2-3 साल और लगेंगे। आपने देखा होगा कि गंगा की सफाई का मुद्दा भी तो यही है कि जो गंगा नदी में नाले गिरते हैं उन्हें कैसे साफ़ किया जाए। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। इतना राजनीतिकरण होने के बाद, हज़ारों करोड़ का बजट बनाने के बाद भी वो पैसा कहाँ गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई को आप सुनेंगे तो जज साहिबान चीख चीख कर पूछ रहे हैं और सरकारी एजेंसियां एक दूसरे पर टालती हुई किसी भी मुख्य प्रश्न का ठोस जवाब, खासकर भ्रष्टाचार से संबंधित जवाबों का जवाब नहीं देती हैं। तो इस तरह से सुनवाई के बाद एक और सुनवाई, सवाल के बाद एक और सवाल में वो बहस जो है वो चल रही है। मालूम नहीं कि किस तरह का फैसला आएगा, मगर उन सुनवाइयों के दौरान जो बात निकल कर आई है कि अभी भी गंगा में जो बहुत से ऐसे नाले हैं जिन्हें ट्रीट नहीं किया जाता है, साफ़ नहीं किया जाता है और गंदा पानी गिरता है, और जो STP प्लांट लगाए गए हैं वो भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते हैं। तो यही हाल इन तालाबों का भी है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कब लगेगा और कब पानी साफ़ करके या इसमें गिरेगा। और ये भी एक बात है कि आपने सीवेज ट्रीटमेंट के लिए तालाबों को ही क्यों चुना है, उसके लिए अलग व्यवस्था क्यों नहीं बनाई है, उसका पानी तालाब में ही क्यों गिरना चाहिए। तालाब का पानी तो हमने तो अपनी परंपराओं में आप जाकर देखिए तो तालाब इसके लिए नहीं बनाया था कि शहर का गंदा पानी, ट्रीट किया हुआ पानी उसमें गिरे, बल्कि इसलिए बनाया था कि बारिश का पानी और ज़मीन का पानी दोनों मिलकर वहाँ रहें जिसे लोग पी सकें। क्या ट्रीट किया हुआ पानी आप तालाब को फिर से पीने लायक बना सकते हैं? शायद हम अब तालाबों को लेकर वैसी विश्वसनीयता हासिल ना कर सकें, मगर आप देखिए कि पुत्तनहल्ली लेक को जिस तरह से बचाया गया है। आप जब भी बेंगलुरु आएँ तो इन तालाबों, झीलों के आसपास ज़रूर जाएं और महसूस करें कि इनका होना कितना ज़रूरी है। अगर ये अपने वास्तविक रूप में बचे होते तो बेंगलुरु कितना सुंदर शहर होता,
जिसके बीच 100 से अधिक या सैकड़ों, संख्या तो कहीं 600 तालाब के होने की मिलती है, तो कहीं 1000 तालाब के होने की मिलती है। मगर आप देखिए कि अगर ये सारे तालाब बचे होते तो ये शहर दुनिया का कितना दुर्लभ शहर होता। पानी की समस्या तो नहीं ही होती, लेकिन रहने के लिए, वातावरण के लिए लोग इन तालाबों को ही देखने के लिए आते। फिर भी ये कितनी अच्छी बात है कि इतने बड़े महानगर के बीच जहाँ चलने की जगह नहीं है, कुछ तालाब दिख जाते हैं, याद दिलाते हैं कि इनका होना कितना ज़रूरी है। दिल्ली में आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में एक वक्त था जब 3000 से अधिक तालाब थे। वो तालाब गायब हो गए। अब वहाँ भी सरकार अभियान चलाने की बात करती है कि हम इन तालाबों को पुनर्जीवित करेंगे, मगर वो कब होंगे, या उन्हें पुनर्जीवित करने के नाम पर किनारे घाट बना दिए जाएंगे, बिजली के लैंप लगा दिए जाएंगे जिससे आपको सुंदर लगेगा, और तालाब छोड़कर आप उन लैंपों के नीचे खड़े होकर सेल्फी बनाने लग जाएंगे। तो ये बचाना तालाब का बचाना नहीं है। मगर आप ये देखिए कि यहाँ पर किनारे किस तरह से मिट्टी है, जो घास फूस उगाए हैं, ये सभी तो बहुत ज़रूरी है, जिसमें पक्षी रह सकते हैं, पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पुत्तनहल्ली लेक को देखकर लगता है कि बचाया तो गया है इसे, मगर इसे प्राकृतिक रूप में बचाया गया है। इसे सुंदर बनाने के लिए इसका कंक्रीटीकरण नहीं किया गया है, इसमें सीमेंट, बालू, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये बहुत सुंदर है कि यहाँ के लोग, स्थानीय एजेंसियाँ, जो जिसे आप म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर इसे बचाया हुआ है। और ये झील जो है, आपको इस शहर में होने का एक मकसद देती है कि आप बेंगलुरु आए हैं तो चलिए इन तालाबों के किनारे जाएं और सिर्फ टहलकर अपनी तोंद ना पिचकाएं, बल्कि तालाबों के बारे में ज़रा सोचिए कि इनका होना कितना ज़रूरी है। अब हम आगे की बात पूरी करने के लिए वापस सीन कट करते हैं और चलते हैं सरक्की लेक के पास। झील के पास हम इसलिए आए हैं कि सरक्की झील को बचाने के लिए बेंगलुरु शहर के नागरिक एकजुट होते हैं, कई तरह के संगठन बनाते हैं, कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं, और 4 साल तक मुकदमा लड़ने के बाद हाई कोर्ट का आदेश आता है कि इस झील के किनारे जितना भी अतिक्रमण हुआ है उसे हटाया जाए और वापस झील को पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि इसका पानी ना मनुष्य के इस्तेमाल के लायक रहा, ना इसका पानी तालाब में पलने वाली मछलियों के लायक रहा, ना मछलियों को खाकर जीने वाले, तालाब में चलने उड़ने बैठने वाले पक्षियों के लिए रहा। तो बचाने का अभियान शुरू होता है। तो सरक्की लेक के ज़रिए हम बेंगलुरु के तालाबों के बारे में बात करना चाहते हैं। बेंगलुरु में तालाब जो हैं वो सदियों से रहे हैं और सदियों की प्रक्रिया के दौरान बने हैं। कुछ प्राकृतिक कारणों से भी बने हैं और कुछ मनुष्य ने बनाए हैं। हर तालाब का संपर्क दूसरे तालाब से रहा है और जहाँ भी गांव रहा है वहाँ तालाब रहा है बड़ा सा। तो इस सरक्की लेक के किनारे भी 3 गांव बसे थे। 84 एकड़ की झील थी। जब पता चला, जब राजस्व विभाग ने जब सर्वे किया, तो 34 एकड़ ज़मीन इस झील की, उसका अतिक्रमण किया जा चुका था। बहुत सारे मंदिर बन गए थे, 60 से अधिक मकान बन गए थे, एक डेंटल कॉलेज बना दिया गया था, और इन सब को तोड़ा जाता है और वापस इस झील को ज़िंदा करने की कोशिश की जाती है। तो हमें समझना ये है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जब शहर बनने लगे तो इन तालाबों के किनारे बसे गाँवों को छोड़कर दूसरे इलाकों में उनकी खेती की ज़मीन पर बसे। गांव के लोगों के पास काम नहीं था, पेशा बदल गया, तो वो गांव छोड़कर कहीं और चले गए। इन गांवों में दूसरे राज्यों से रहने वाले लोग आकर रहने लगे। उनके लिए इस तालाब की कीमत नहीं थी, क्योंकि तालाब की कीमत मूलवासियों के लिए यही थी कि इसके ज़रिए वो पूजा करते थे, कर्मकांड, बहुत सारे मंदिर तालाबों के किनारे बनते थे, खेती करते थे और पीने का पानी पीते थे, इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब शहरीकरण होता है, विकास प्राधिकरण बनता है, तो पाइप वाटर की सप्लाई होती है, तो फिर आप तालाब का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, उसे बेकार समझने लगते हैं। धीरे धीरे पानी सूख जाता है, शहर का नाला गिरने लगता है, जो अवैध बस्तियां बनती हैं तालाबों में, उनका
नाले का पानी गिरने लगता है। फिर तालाब गंदा होता है तो मच्छर होने लगते हैं, मलेरिया फैलने लगता है, तो आप सारी बीमारियों का जड़ इन तालाबों को समझने लगते हैं, उदासीन होते हैं। यही हुआ 50, 60, 70 के दशक में। तालाबों को आप खराब, गंदा मानने लगते हैं कि यहाँ गंदगी है, बदबू है, और उससे आप विमुख हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दूसरा दौर आता है कि पानी का संकट होता है और आपको महसूस होता है कि इस शहर में जो हज़ारों किस्म की चिड़ियाँ थीं वो अब हैं नहीं, सैकड़ों किस्म की चिड़ियाँ नज़र नहीं आती हैं, मछलियाँ मर गई हैं, पानी आप पी नहीं सकते हैं, दूर दूर तक जाकर आप पानी पीने का पानी ला रहे हैं। तो ये कैसा विकास है? तो कुछ नागरिक लोग जमा होते हैं जो इकोलॉजिकल रीज़न से, कारणों से, पारिस्थितिकीय कारणों से तालाब को बचाने का अभियान शुरू करते हैं कि अगर हमें खुली हवा में सांस लेना है तो सांस लेनी है तो तालाब होने चाहिए, झीलों को फिर से ज़िंदा करना पड़ेगा, और वो अभियान करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नागरिक यहाँ पर बेंगलुरु शहर में जमा होते हैं और उन तालाबों को जो बेंगलुरु की पहचान का हिस्सा रहे बचाने की कोशिश करते हैं। लोग आते हैं क्योंकि तालाब के बगैर तो हमारी परंपराएं या हमारा पुराना शहरी सिस्टम तो उसकी कल्पना तो आप कर नहीं सकते हैं। तो होता ये है कि केस मुकदमा लड़ता है। अब क्या होता है, अदालतों के आदेश पर राजस्व विभाग सर्वे कराता है कि किन किन लोगों ने कितनी कितनी ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ है। तो पता चलता है कि जो विकास प्राधिकरण है, बेंगलुरु विकास प्राधिकरण, उसने तालाबों की ज़मीन का अतिक्रमण किया है। उन ज़मीनों को लेकर वहाँ पर मास्टर प्लान के तहत बस्तियाँ बसा दी हैं, लोगों ने प्लॉट ख़रीदे, लोगों ने मकान बनाए और पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो मकान बिकते रहे। तो अब तो अतिक्रमण करने वाला सिर्फ नेता नहीं है। हालांकि एडीआर का एक सर्वे है कि 28 में से 26 विधायक जो हैं जिनका संबंध रियल एस्टेट से रहा है, लेकिन विकास प्राधिकरण भी तालाबों का अतिक्रमण कर रहा है। राजनीतिक लोग इन अतिक्रमण के ज़रिए बहुत पैसा कमाते हैं, मंत्री बनते हैं। इन्हीं लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि ये तालाबों का संरक्षण करेंगे, वापस लाकर दे देंगे। तो ऐसा तो ये कई तरह की चुनौतियां यहाँ पर आई हैं। और बेलंदूर लेक की कहानी आप जानते ही होंगे कि कई बार झाग उसमें से निकल आता है, झील में नाले का पानी गया है। ये भी एक समस्या है कि जिस तरह से गंगा सफाई अभियान में आप बात करते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, तो तालाबों में भी होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और बेलंदूर लेक के आसपास जो वाटर चैनल थे, जब एक तालाब का पानी भरकर दूसरे तालाब में जाता था, तो उन नालों के ऊपर रिंग रोड बना दिया गया। इसी तरह से योजनाएं, विकास की योजनाएं बना दी गई, उन्हें तो आप अतिक्रमण नहीं कहेंगे। और अंत में होता ये है कि सब तालाब का संपर्क एक दूसरे से टूट जाता है। जब बारिश आती है तो तालाब का पानी भर जाता है और वो वापस शहर में चला जाता है। उससे क्या होता है कि शहर में बाढ़ आ जाती है, फिर आप तालाब को ही दोष देने लगते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप 50-60 के दशक में मलेरिया के कारण तालाब को दोष देने लगते हैं, जबकि तालाब तो सदियों से हमारी बसावट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हम मलेरिया तो नहीं फैला रहे थे। मलेरिया इसलिए फैला कि हम तालाब को गंदी निगाह से देखने लगे, उससे गंदा होने के लिए छोड़ दिए। अब तालाबों का जो सिस्टम है उसको ख़त्म आप कर देंगे तो उनके कारण जो पानी जमा होगा वो आपको एक तरह से आपको ले जाएगा और दूसरी तालाबों को तक पानी नहीं जाएगा, तो शहर में बाढ़ की स्थिति होगी, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में आप बेंगलुरु का किस्सा देखते रहे हैं। तो इस शहर में इतने सारे तालाब हैं, अगर बचा लिए गए होते, अगर पढ़े लिखे लोगों ने यानी इंजीनियर लोगों ने इन तालाबों की अहमियत समझी होती, हमारी बसावट की परंपरा को समझा होता, तो हमारी जो शहरीकरण की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उसमें तालाब अभिन्न अंग होते। हम अलग अलग समय में पानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, सांस लेने के लिए, इन कारणों से तालाबों के बचाने के लिए नहीं लौटते। बहुत अच्छी बात है कि बेंगलुरु में नागरिकों के संगठन ने कई तालाब बनाए हैं, बचाए हैं। और 1998 में कब्बन लेक को लेकर बहुत आंदोलन हुआ, जब उसकी ज़मीन को लेकर उस पर फ्लैट बनाना चाहती थी सरकार अपने विधायकों के लिए, जो मैं पढ़ रहा था। लेकिन सोचिए 1998 में उनकी चिंताएं तो सही साबित हुई। तो 90 के दशक से नागरिक कई जगहों पर संगठन बनाकर मुकदमे लड़ रहे हैं, राजस्व विभाग की मदद से सर्वे होते हैं, इन तालाबों को बचाने की राजनीति होती है। बेंगलोर जान गया है, अभी भी बेंगलोर को अपने तालाबों को बचाने की सफलता नहीं मिली है, लेकिन इसके बाद भी ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, बहुत जटिल है। जिनसे हम उम्मीद करते हैं वही इसके अतिक्रमण के जिम्मेदार हैं, चाहे सरकारी विभाग हों। सरकारी विभागों में लड़ाई हो गई है,
जब आप बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी दोषी पाया जाए कि उसने 1 दर्जन से ज़्यादा झीलों की ज़मीनों का अतिक्रमण कर बेच दिया है, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं। तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं हमें तालाबों को समझनी है। तालाबों को हमने नष्ट कर बहुत गलतियाँ की हैं। दिल्ली में भी अभियान चला, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम तालाबों को बचाएंगे और क्या लेक सिटी बना देंगे, ये नया नाम है। लेक सिटी तो कभी बनता नहीं है, बल्कि किसी ढाबे का नाम लेक सिटी हो जाता है, किसी होटल का नाम लेक सिटी हो जाता है, लेक व्यू हो जाता है, लेकिन वो लेक वहाँ पर, झील वहाँ होती नहीं है। ये नाला कभी गिरता होगा, लेकिन अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसा लग रहा है कि इसे बंद कर दिया गया, इस नाले को। अब नाला नहीं गिरता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि लंबे समय तक किसी तालाब में नाले का पानी गिरे तो उस तालाब का क्या हाल होगा। लेकिन अब जो है ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसके किनारे घूमने की जगह बनाई जा रही है, तो उसी शहर के लोग ज़्यादा लाभ लेंगे जब टहलने आएंगे, यहाँ पर अपना मनोरंजन करने आएंगे, जिस शहर के लोगों के कारण ये तालाब नष्ट हुए हैं। तो तालाब जब बचता है तो कितना कुछ दे कर जाता है, जब इसे नष्ट किया जाता है तो कितना कुछ लेके जाता है। तो ये पानी का जो इकोसिस्टम है उसे ख़त्म किया गया है। पर अब ये अच्छी बात है कि हम देख सकते हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं। देश के दूसरे हिस्से के लोग इससे सीख सकते हैं कि तालाबों को बचाने की जो प्रक्रिया है, जो राजनीतिक सामाजिक प्रक्रिया है, वो बहुत ज़रूरी है। पट्टनहल्ली एक झील है जो ब्रिगेड इलाके में है, उसे भी लोगों ने इसी तरह से बचाया। 2010 में उसे डेड लेक की उपाधि दी गई थी। उसमें आसपास की बसावट का गंदा पानी, सीवेज का पानी आ गया था। फिर उसमें अदालत का हस्तक्षेप होता है, फिर इस झील को, पट्टनहल्ली झील को बचाया जाता है। लोग जुटते हैं, लोग पैसा देते हैं। इसके किनारे जो पेड़ लगे हैं, आप देख सकते हैं कि इस झील को बचाने के लिए लोग पेड़ों को गोद में लेते हैं, अपना नाम लगाते हैं। कई लोगों ने नाम तक नहीं दिए हैं, पर यहाँ पर पक्षी नज़र आती है, चिड़िया बहुत सारा नज़र आते हैं, चिड़िया नज़र आती है। तो आप इस तरह से कुछ कहानियाँ झीलों को बचा लेने की है, कुछ कहानियाँ झीलों को बचाने के क्रम में विभागों की लड़ाई में उलझ जाने की है, कुछ कहानियाँ लड़ते लड़ते थक जाने की हैं, और कुछ कहानियाँ ऐसी हैं कि इतना कुछ नष्ट हो चुका है कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता है, वापस नहीं लाया जा सकता है। और उसकी भरपाई आप अमृत सरोवर जैसी योजनाओं से, सुंदर नाम वाली योजनाओं से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से तालाब हमने अपने आसपास बनाए थे, उस तरह से तालाब बनाने की कल्पना मुझे नहीं लगता है कि इन योजनाओं में समाहित की गई हैं, इनका हिस्सा हैं। तो वो एक सिर्फ प्रचार के लिए भी हो सकता है, या कोई गड्ढा खोद के तालाब बना दिया जाएगा। पर जिस तरह से हमने अपनी परंपरा में, पूरे भारत में अगर आप देखें तो पश्चिम से लेकर दक्षिण, दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब तक में, क्या उस परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तालाब को राजनीति और प्रशासन की लालच ने ख़त्म किया, लालच की जहर ने ख़त्म किया, और अब हम उन तालाबों की जगह एक छोटा सा तालाब, एक दूसरा तालाब बनाकर उसे अमृत सरोवर का नाम दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, 15 अगस्त 2023 तक देश के हर ज़िले में 75 तालाब बनने हैं। क्या ये बात आपके दिमाग में सबसे ऊपर है? क्यों नहीं है? क्या सरकार इस पर बार बार बात कर रही है, या अचानक ये घोषणा कर दी जाएगी कि देश में इतने तालाब बन गए हैं? तो यही सब बातें हम तालाब के ज़रिए आपसे करना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना लंबा प्रवचन एक तरह से सुना। मेरी रिसर्च में निश्चित रूप से कई कमियां हैं, क्योंकि मैं ऑन स्पॉट खड़ा होकर बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, लिखा नहीं है, तो कई कमियां होंगी। तो उन कमियों को आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि दूसरे भी पढ़ें, दूसरे भी जानें, और मैं भी काफ़ी अपनी जानकारियों को समृद्ध करता चलूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।